नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। आपके एग्जाम में पत्र लेखन से संबंधित दो तीन प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको सीधा सीधा पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आपको पत्र लिखने का फॉर्मेट पता हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पत्र कई प्रकार के होते हैं और कई प्रकार के जो पत्र होते हैं उनका थोड़ा अलग अलग डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट भी होता है। तो सबका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। हम सबके विषय में बात करेंगे, एकदम एक पूरा महत्वपूर्ण बात सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है पत्र लेखन की कि पत्र लेखन किसे कहा जाता है, यह क्या है। तो पत्र लेखन बेसिकली अपनी बातों, अपने मनोभावों को, अपने विचारों को, अपने अभिव्यक्तियों को पत्र के माध्यम से लिखकर दूसरों तक पहुंचाना ही पत्र लेखन कहलाता है। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अब इस समय हम जिस जमाने में जी रहे हैं वहां तो हमारे पास फोन है, सबके पास अपना पर्सनल फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हम चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तुरंत ही फोन से बात कर लेते हैं, तो हमें पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पहले जाएं, जब हमारे पास फोन नहीं था, उससे पहले टेलीफोन था, वो भी रेयर, बहुत कम लोगों के पास रहता था। तो बात करने का जो माध्यम था, जैसे अगर आप कहीं दूर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर हैं, भाई बहन से दूर हैं, तो हम बात कैसे करते? अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप बात कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस है उस समय हमारे बातचीत का जो माध्यम था, एक दूसरे का हालचाल पूछने का, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वो पत्र था। ठीक है, हम पत्रों को लिखकर, अब इनका भी एक प्रोसेस होता है। जैसे आप पहले पत्र लिखेंगे, फिर आप डाकघर में जाएंगे, जिसे हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं, वहां पर आप वो जमा करेंगे। फिर जो पोस्टमैन होता है, डाकिया होता है, वह आपके उस पते पर, एड्रेस पर जहां आपने लिखा है, जिस एड्रेस पर पोस्ट किया है, वह आपके घर तक, उस स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है, यह एक माध्यम था। अब बात की जाए कि हम जो पत्र लिखते हैं, अब हमें हमारे माँ बाप से बात करने के लिए, भाई बहन से बात करने के लिए, मित्रों से, रिश्तेदारों से बात करने के लिए पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम तो डायरेक्ट फोन से बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, ईमेल भेज देते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं। पर जो पत्र लेखन है उसका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी जब हम कार्यालय में कोई बात करते हैं, जब कोई ऑफिशियल वर्क होता है, तो वहां वर्बल बातों का कोई महत्व नहीं होता है, वहां आपको पत्र लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो बात आती है पत्र लिखने की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। कुछ अच्छे पत्र, जब आप अच्छे प्रकार से कोई पत्र लिखते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी रखना होता है। सबसे पहले आप जिस भाषा में लिख रहे हैं वह भाषा एकदम शुद्ध हो, सरल हो, स्पष्ट हो। साथ ही आपको पत्र में हमेशा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना होता है। आप जिसे लिख रहे हैं हमेशा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कीजिए। साथ ही आज्ञा देना या ऑर्डर देना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पत्र लिखते समय क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता कहने का मतलब यही है कि एक फॉर्मेट होता है, कौन सी बात को पहले लिखना होता है, किस बात को बाद में लिखा जाता है, वह एक पूरा सिस्टमैटिक ढंग होता है, फॉर्मेट होता है। उस तरह आप फॉर्मेट का प्रयोग कीजिए, अर्थात क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण शैली होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण शैली कहने का अर्थ यह है कि अच्छे, सुंदर, सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए। अनावश्यक बातों को उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। संक्षिप्तता होनी चाहिए। पत्र बहुत बड़े, लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए। थोड़े शब्दों में आप अपनी बात को अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। आप किस उद्देश्य के, किस पर्पज से लिख रहे हैं पत्र,
वह क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पत्र शुरू से लेकर के अंत तक लिख भी दिया और सामने वाले तक पहुंच भी गया और उसे समझ ही नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप किस बात को उसके सामने रखना चाहते हैं। तो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ये कुछ पत्र की विशेषताएं हैं जिनको लिखते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, फिर बात आती है पत्रों के प्रकार की कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ऐसे पत्र, ये देखिए औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग हम ऑफिशियल वर्क में करते हैं, कार्यालयी कामकाज के लिए करते हैं। जब भी आपको कोई ऑफिशियल वर्क होता है तो सिर्फ बात कह देने से, फोन पे बात कर लेने से या बता देने से वो काम नहीं होता। वहां आपको मस्ट है कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, आपको पत्र लिखना ही पड़ता है। तो ऐसे पत्र जिनका प्रयोग कार्यालयी कामकाज के लिए किया जाता है उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र, इनका प्रयोग हम व्यक्तिगत तौर से करते हैं, जैसे अपने माता पिता को पत्र लिखना, अपने भाई बंधु, अपने भाई बहन को पत्र लिखना, अपने दोस्त मित्र को पत्र लिखना या सगे संबंधी रिश्तेदारों को पत्र लिखना। ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं जिन्हें आप अपने सगे संबंधियों, दोस्त मित्रों, यार के साथ, दोस्तों के साथ, इस प्रकार से इन पत्रों को, जिनको हम अपने रिश्तेदारों के लिए प्रयोग करते हैं, सगे संबंधियों के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं अनौपचारिक पत्र। इन सबके भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे औपचारिक पत्रों की अगर आप बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रार्थना पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र। शिकायती पत्र को कार्यालयी कामकाज के लिए किया जाता है, ऑफिस में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, जो दूसरा भेद है अनौपचारिक पत्र, मैंने इसे यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ। इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। मैंने इसे लिखा नहीं है क्योंकि आज की वीडियो में हम बेसिकली औपचारिक पत्रों के जो फॉर्मेट होते हैं, इसमें जो इतने प्रकार हैं, 4-5 प्रकार के, हम इन्हें देखेंगे। अनौपचारिक पत्र से संबंधित मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत सबसे पहले पत्र है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र किसे कहते हैं, इसे हम कहाँ प्रयोग करते हैं? आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले तो आप इसे अपने ही विद्यालय में प्रयोग करते हैं। जब आप अपने प्रिंसिपल के समक्ष अपने लीव के लिए कोई एप्लीकेशन देते हैं, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देते हैं, वो प्रार्थना पत्र होता है। और जब आप प्रिंसिपल के समक्ष अगर आपको कोई लाइब्रेरी से बुक इश्यू करानी हो, या फिर अब लीव एप्लीकेशन में कई रीजन होते हैं, कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपके बड़े भाई या बड़ी बहन का शादी है, विवाह है, या पेरेंट्स की तबीयत खराब है, उनकी देखरेख करनी है, तब आप लीव एप्लीकेशन लिखते हैं। या फिर जैसे आपको कहीं जाना हो, भ्रमण इत्यादि करना है, घूमने जाने के लिए भी आप जो अवकाश के पत्र लिखते हैं वो भी प्रार्थना पत्र ही होता है। शुल्क माफी के लिए, फीस माफी कराना है, अगर आपके माता पिता आपका विद्यालय का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं तो फीस माफी के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो भी प्रार्थना पत्र ही होता है। फिर जैसे छात्रवृत्ति के लिए भी आप कुछ एप्लीकेशन लिखते हैं, स्कॉलरशिप के लिए, तो वो सारे जो पत्र आप अपने प्रिंसिपल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं वो सब प्रार्थना पत्र कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसका अपना भी एक फॉर्मेट होता है। तो चलिए हम देखते हैं। जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले जैसे आप संबोधित करते हैं तो यहाँ पर हम हिंदी में जो प्रयोग करते हैं वो होता है सेवा में। ठीक है, फिर आप लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। अब अगर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, थोड़ा सा अंतर करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अपने विद्यालय में इस पत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं, हिंदी में कुछ लीव एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं, अवकाश के लिए पत्र, तो आप ध्यान रखेंगे अगर प्रिंसिपल पुरुष है तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, अगर वह लेडी प्रिंसिपल हैं तो आप लिखेंगे
आप लिखेंगे प्रधानाचार्या महोदया। लिंग परिवर्तन है तो उसका हमें ध्यान रखना है। पुरुष के लिए हम प्रधानाचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, महिला के लिए करते हैं प्रधानाचार्या। इसी प्रकार महोदय पुरुष के लिए और स्त्री के लिए हम प्रयोग करते हैं महोदया। ठीक है, फिर उसी के जस्ट नीचे आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, आपके विद्यालय का जो भी नाम हो, फिर स्थान, जिस स्थान में वो है आप स्थान का नाम लिखेंगे। फिर आता है जब आप स्थान, विद्यालय का नाम और स्थान लिख दिए तो एक लाइन का आप गैप छोड़ेंगे। जब आप कॉपी पे कागज पे लिख रहे हैं तो स्थान ये लिखने के बाद फिर आप एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे विषय। विषय अर्थात सब्जेक्ट, जो आप हमेशा पत्रों के लिए प्रयोग करते हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप किसी को कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वो सबसे पहले आपका विषय देखा जाता है कि किस संबंध में है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो विषय मस्ट है और इसे बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर आप छुट्टी के लिए हम लिख रहे हैं अवकाश के लिए, अब हम एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। अगर आप अपने अवकाश के लिए, जैसे आपकी तबीयत खराब है, अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब आपके एग्जाम में अगर प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है तो आपको विषय और किस संबंध में लिखना, वो आपको दोनों बातें बताई गई होती हैं। तो आप प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से पढ़िए, किस विषय पे लिखना है। तो आपको बताया जाएगा कि अवकाश के लिए लिखना है, छात्रवृत्ति के लिए लिखना है या शुल्क माफी के लिए लिखना है। तो वो आपका विषय आपके प्रश्न में ही रहता है, इसलिए प्रश्नों को बहुत ही केयरफुली पढ़ें, ध्यान पूर्वक पढ़ें, आपका विषय आपको वहीं मिल जाएगा। जैसे अगर आपको कहा जाए कि 5 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अब हम एक उदाहरण पर चलते हैं, तो आप विषय में लिखेंगे 5 दिनों के अवकाश के संबंध में। ठीक है, फिर आप विषय जब लिख दिए तो आप फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर नीचे लिखेंगे महोदय। अब वही ध्यान रखना है कि महोदय है, महोदया है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको इसका ध्यान नहीं रखना है क्योंकि वो तो मतलब एग्जाम में है, तो वहां आपको ये इस बात का नहीं, आप अगर महोदय लिख रहे हैं तो महोदय लिखिए। ठीक है, महोदय शब्द के स्थान पर आप श्रीमान जी भी लिख सकते हैं। जैसे एक शब्द और भी होता है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, श्रीमान जी। दोनों में से किसी एक ही का प्रयोग करें। महोदय लिख रहे हैं तो महोदय लिखिए, श्रीमान जी लिख रहे हैं तो श्रीमान जी लिखिए। जब आपने महोदय लिखा उसके ठीक नीचे से अब सबसे पहले हम इस बात को लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि मुझे, अब मैं आपको अवकाश के लिए बता रही हूं कि आप किस प्रकार से लिखेंगे। मुझे कल दोपहर से या पिछले 2 दिनों से मैं तीव्र बुखार से पीड़ित हूं। डॉक्टर को दिखाया गया है, डॉक्टर ने 5 दिन के विश्राम की सलाह दी है। आप, और दूसरी बात यह है ना कि आप यहाँ पर बहुत विस्तृत नहीं लिखेंगे। मैंने आपको बताया है कि पत्र को हमेशा संक्षिप्त तौर पे लिखते हैं। आपने वो रीजन बताया कि आपकी तबीयत खराब है पिछले 2 दिनों से या कल से, और आपको डॉक्टर ने 5 दिनों के विश्राम की सलाह दी है। जब आप अपने इस बात को लिख लिए, फिर नीचे आप लाइन से शुरू करते हैं। कंक्लूजन टाइप से थोड़ा सा लिखना होता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 5 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। हमेशा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हो गई, फिर आप लिखेंगे धन्यवाद। उसके फिर आप एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी छात्र। यह तो बॉयज के संबंध में बात हो गई। अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपकी आज्ञाकारी छात्रा। ठीक है, लिंग का ध्यान रखना होगा आपको। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एग्जाम के पर्पज से बता रही हूं और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर पुस्तिका की गोपनीयता भंग ना हो इसलिए आपको कहीं भी अपना नाम, पता, एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप ये लिख रहे हैं गोपनीयता भंग होती है तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। इसलिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा में, एग्जाम में कोई एप्लीकेशन, कोई भी पत्र लिख रहे हैं तो अनायास का अपना पत्र,
अपने पत्र में अपना नाम आप लिखेंगे, पर अपना एड्रेस, फोन नंबर या कोई झूठ मूठ का गलत एड्रेस नहीं लिखेंगे। आपको लिखना क्या होता है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। जहां भी पता लिखने की बात आती है, अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। मैं आपको अपना उदाहरण दे रही हूं, तो मैं लिखूंगी आपकी आज्ञाकारी छात्रा, मेरा नाम है प्रीति पांडे, मैं लिखूंगी प्रीति पांडे। फिर यहाँ पे आप जो पता होता है, जो एड्रेस होता है, वहां आपको लिखना होता है परीक्षा भवन। फिर आप जिस सेंटर पर एग्जाम दे रहे हैं, आपके केंद्र का जो नाम है, वो भी एक विद्यालय है, वो एक सेंटर बनाया जाता है जहां पे आप जाके एग्जाम दे रहे होते हैं, तो आप लिखेंगे परीक्षा भवन। फिर आप उस सेंटर का नाम लिखेंगे, केंद्र का नाम, स्थान, फिर लास्ट में लिखा जाता है दिनांक, डेट। दिनांक के संबंध में देखिए, दिनांक के संबंध में कोई मानक नहीं है। आप दिनांक को, जैसे अगर आपको लिखना है 25/12/2020, ठीक है, इसे आप 25 दिसंबर 2020, ठीक है, या फिर ऐसे 25/12/2020, किसी भी तरह से दिनांक के संबंध में कोई मानक नहीं होता है। तो आप दिनांक को जिस प्रकार से भी आप लिखना चाहें, यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। यहाँ पर आपका प्रार्थना पत्र कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो है संपादकीय पत्र। तो चलिए हम देखते हैं कि हम संपादकीय पत्र कैसे लिखते हैं। संपादकीय पत्र किसे कहते हैं? ऐसे पत्र जिन्हें हम किसी समाचार पत्र पत्रिका के संपादक को लिखते हैं, उसे संपादकीय पत्र कहा जाता है। तो संपादकीय पत्रों से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। प्रश्न कुछ इस प्रकार होता है, जैसे एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके प्रश्न में आपको दो महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। सबसे पहले तो किस पत्र पत्रिका के संपादक को बोला जा रहा है, जैसे दैनिक समाचार पत्र के संपादक को, या नव भारत टाइम्स के संपादक को, या अमर उजाला के संपादक को, दैनिक जागरण के संपादक को। तो किस पत्र पत्रिका के संपादक को लिखना है, वह आपको मिल जाता है। दूसरी बात, आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, विषय, आपको विषय मिल जाता है कि किसके संबंध में लिखना है। आपको जैसे मैंने जो प्रश्न बताया उसमें कहा गया कि एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने के संबंध में अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा। तो आपको उस प्रश्न में विषय और कौन से संपादक को लिखना है, किस पत्र पत्रिका के संपादक को लिखना है, यह दो बातें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, फिर एक छोटा सा कॉमा लगाते हैं, फिर उसी के ठीक नीचे लाइन में आप लिखेंगे संपादक महोदय, दैनिक समाचार पत्र नई दिल्ली। अब जिस पत्र पत्रिका के संपादक को कहा जाएगा, प्रश्न में आप उसका ध्यान लिखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। जैसे दैनिक समाचार पत्र या नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी दिया जा रहा है आप उसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर एड्रेस अगर दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो आप नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कुछ भी आप इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। फिर किस विषय पर लिखना, विषय इज मस्ट, विषय लिखना है। तो आपके प्रश्न में जो विषय दिया जा रहा है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। मैंने जो उदाहरण दिया है कि अपनी कविता को प्रकाशित करवाने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए, तो हमने विषय लिख दिया कि कविता प्रकाशित कराने के संबंध में। फिर आप लिखेंगे महोदय। अब यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे, अगर पुरुष है तो महोदय शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर स्त्री है तो आप उनके लिए महोदया शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पर जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप महोदय शब्द को लिखिए, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, हमें अपनी कविता प्रकाशित करवाने का अनुरोध करना है। तो सबसे पहले हम अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए लिखेंगे कि मेरा नाम,
मेरा नाम प्रीति पांडे है, मैं। अब आप अपना सिलसिलेवार ढंग से पूरा एड्रेस लिखेंगे, अपने मकान का नंबर, फ्लैट का नंबर, या गांव में है तो गांव का नाम, शहर का नाम, फिर सिटी का नाम हो गया है, फिर आप अपने स्टेट का नाम डालेंगे। इस प्रकार आप अपना एड्रेस लिखते हुए लिखेंगे कि मैं यहाँ का निवासी हूँ। बॉयज के लिए निवासी हूँ, आप लड़की हैं तो लिखेंगे कि मैं यहाँ की निवासिनी हूँ। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते जाइएगा, लिंग वाला। ठीक है, फिर आप अगली लाइन में लिखेंगे कि श्रीमान मैंने। अब आप एक किस पर आपने कविता लिखी है तो कुछ का आप उदाहरण देंगे, जैसे श्रीमान मैंने देशभक्ति के ऊपर कुछ पंक्तियों की कविता लिखी है, अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने दैनिक समाचार पत्र के इस पृष्ठ का नाम देते हुए जहां पर कविताएं छपती हैं कि दैनिक समाचार पत्र के इस पृष्ठ पर मेरी कविता को प्रकाशित करने का कृपा करें। ठीक है, मेरी कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं, या मेरी कविता इस प्रकार है। फिर आप कविता लिख करके यहाँ पर अपनी कविता को लिखेंगे। आप एग्जाम में हैं तो 2-4 पंक्तियों की एक कविता लिख दीजिए। ठीक है, कविता लिखने के बाद फिर हम थोड़ा सा एक लाइन और लिखते हैं कि अतः मैं आशा करती हूँ, अतः यह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी कविता को अपने दैनिक समाचार के इस पृष्ठ पर अवश्य ही प्रकाशित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम अपनी बातों को रख देते हैं। फिर आप धन्यवाद लिखेंगे, एक लाइन का गैप देंगे, फिर लिखा जाता है भवदीय। बॉयज के लिए भवदीय, गर्ल्स के लिए भवदीया। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि नाम, पता और पूरा दिनांक लिखा जाता है। तो जब आप परीक्षा भवन में, मैंने आपको बताया ही था कि जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको, जब यहाँ का आ रहा है तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, क्योंकि उससे उत्तर पुस्तिका की गोपनीयता भंग होती है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिखेंगे जैसे मेरा नाम प्रीति पांडे है, मैं, अपने केंद्र का नाम ही डाल दीजिए, उतना ही इनफ है। मैं यहाँ का निवासी हूँ या मैं यहाँ की निवासिनी हूँ। ठीक है, आपको अपना डिटेल में एड्रेस नहीं देना है, पता नहीं देना है, क्योंकि आप एग्जाम में हैं तो आपको बस इतना ही लिखना है। ठीक है, फिर जब यहाँ पे भी भवदीय लिखने की बात आती है, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे प्रीति पांडे, फिर आप पता में क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, अपने केंद्र का नाम, फिर दिनांक आप अपनी चॉइस से लिखिए, जिस भी प्रकार से आप दिनांक लिखना चाहते हैं वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तीसरा जो है शिकायती पत्र। चलिए हम शिकायती पत्र को देखते हैं। शिकायती पत्र किसे कहते हैं? हमारे आसपास नगर प्रशासन में होने वाली कमी या समस्याओं पर उस समस्या से संबंधित शासकीय अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र को शिकायती पत्र कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि शिकायती पत्र का ये जो फॉर्मेट है, किसी भी प्रकार का सार्वजनिक पत्र जब भी आपसे लिखने के लिए कहा जाए, किसी भी प्रकार का सार्वजनिक पत्र, उसका फॉर्मेट यही है। इसी प्रकार से हम किसी शिकायती पत्र को या फिर किसी भी प्रकार का सार्वजनिक पत्र लिखने का ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो अब आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मैं आपसे फिर से कह रही हूं कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, उसमें आपको 2 महत्वपूर्ण बात मिलती है। सबसे पहले किसको लिखना है, किस अधिकारी को लिखना है और किस विषय पर लिखना है, वह दोनों बातें आपको मिल जाएंगी आपके प्रश्न में। ठीक है, तो शिकायती पत्र लिखने का फॉर्मेट कैसा है यह पहले देखिए। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं प्रेषक। अब प्रेषक क्या है यह समझ लीजिए। प्रेषक, पत्र भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है। जैसे अगर आप पत्र लिख रहे हैं, आपके शहर में गली मोहल्ले में गंदगी की समस्या है और आप अपने नगर निगम में शिकायती पत्र दर्ज करा रहे हैं, तो आप शिकायत दर्ज करा रहे हैं, आप पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र लिख के भेजने वाला जो होता है वह प्रेषक होता है। इसे और साधारण शब्दों में अगर आप समझ सकते हैं तो जैसे आप अपने विद्यालय में अपने लीव एप्लीकेशन जो आप लिखते हैं, तो आपको छुट्टी चाहिए, आप अपने लीव के लिए लिख रहे हैं, आप जो लिख के अपने प्रिंसिपल को तो दे रहे हैं, तो लिखने का, पत्र लिखने का काम आप कर रहे हैं, तो आप प्रेषक हुए। ठीक है, तो
तो प्रेषक मतलब जो शिकायत दर्ज करा रहा है या जो पत्र लिख रहा है उसे प्रेषक कहते हैं। ठीक है, तो प्रेषक लिखने के बाद अब आप यहाँ पर एकदम सिस्टमैटिक ढंग से अपना नाम, अपना पूरा पता और डेट सब लिखेंगे, एकदम सिलसिलेवार ढंग से क्रमशः। पहले आप नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिख सकते हैं, फिर अपने मोहल्ले का नाम या आपके फ्लैट का नाम, पूरा एड्रेस एकदम सिलसिलेवार ढंग से और एकदम फुल एड्रेस आप लिखेंगे अपना। ठीक है, फिर दिनांक तो आपको बताया ही है कि उसका कोई मानक नहीं होता, आप जिस भी प्रकार से अपना दिनांक लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप लिखेंगे सेवा में। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे चल रहे हैं कि हमें लिखना है एक ऐसा पत्र कि अपने शहर में, अपने मोहल्ले में हो रही गंदगी की समस्या पर अपने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, शिकायती पत्र लिखिए। ठीक है, तो गंदगी की समस्या से संबंधित है। अब जैसे ये ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार की समस्या होती है उस प्रकार के शासकीय अधिकारी को पत्र लिखा जाता है। आपके प्रश्न में यह दोनों बातें दी जाएंगी कि किसको लिखना है, किस अधिकारी को लिखना है और किस समस्या पर लिखना है। जैसे अगर गंदगी की समस्या है तो हम नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, बिजली की समस्या है तो आप बिजली विभाग में शिकायती पत्र दर्ज कराएंगे, खाद्य सामग्री पर मिलावट की समस्या है तो खाद्य मंत्रालय पर लिखेंगे, बृहद स्तर पर स्वास्थ्य की समस्या हो रही है तो हम स्वास्थ्य मंत्रालय में लिखते हैं, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है या शिक्षा से संबंधित कोई बड़ी समस्या है तो हम शिक्षा मंत्री को पत्र लिखेंगे। इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार की समस्या होती है उस समस्या से संबंधित उस शासकीय अधिकारी को शिकायती पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं गंदगी की समस्या लिखना, गंदगी की समस्या हमारा विषय है और हम नगर निगम में लिख रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी को, तो हम लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नई दिल्ली। आप जगह का नाम जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिर आप अपना विषय लिखेंगे और ध्यान दीजिएगा कि आपके प्रश्न में आपका विषय दिया रहता है कि आपको किस विषय पर लिखना है और किसको लिखना है, यह दोनों बातें आपको दी रहती हैं। ठीक है, विषय लिखने के बाद आप लिखेंगे महोदय। आप महोदय लिख सकते हैं या आप लिखिए श्रीमान जी, इसमें से कोई एक ही लिखिए संबोधन, इसे संबोधन कहते हैं। आप महोदय लिखिए या श्रीमान जी लिखिए। ठीक है, फिर उसके ठीक नीचे से आप अपनी बात को लिखना शुरू करेंगे। जैसे अगर हमें गंदगी की समस्या पे लिखना हो तो अब ज्यादा नहीं लिखना होता है, 2-3 लाइनों में अपनी बात को रख देना है। लिखेंगे विनम्र पूर्वक निवेदन है या सविनय निवेदन है कि मेरे शहर में, नाम लिखते जाइए किस शहर में, मेरे शहर में गंदगी की अत्यंत गंभीर समस्या बढ़ रही है। गंदगी की समस्या के कारण यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर अत्यंत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से संक्रमित होते जा रहे हैं। इस प्रकार आप अपनी बात को 2-3 लाइनों में संक्षिप्त में अपनी बात को लिखेंगे। फिर एक लाइन पैराग्राफ चेंज करते नीचे से ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अतः कृपया शीघ्र ही इस गंभीर समस्या को दूर करने की कृपा करें। भाषा को हमेशा बुलाए कि सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। ऑर्डर नहीं दिया जाता है, किसी को आप आज्ञा नहीं देंगे, हमेशा विनम्र पूर्वक निवेदन किया जाता है। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लिए, फिर लिखेंगे, फिर एक लाइन का आप गैप देंगे, फिर लिखेंगे धन्यवाद, फिर एक लाइन का गैप, उसके बाद लिखेंगे भवदीय, बॉयज के लिए भवदीय, गर्ल्स के लिए भवदीया। ठीक है, फिर आप अपना सिर्फ नाम लिख दीजिए, इतना इनफ है, क्योंकि आप अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस, दिनांक सब कुछ यहाँ पर सबसे पहले ही मेंशन कर चुके हैं, इसलिए नीचे और ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ नाम लिख दीजिए, इतना काफी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिकायती पत्र। फिर है आवेदन पत्र। हम देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो व्यावसायिक पत्र है यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपसे व्यावसायिक पत्र नहीं पूछा जाता है। मैं इसके बाद हम लोग आवेदन पत्र देखते हैं। चलिए, आवेदन पत्र किसे कहते हैं? किसी नौकरी हेतु लिखा जाने वाला पत्र, विज्ञापन जो होता है। कहने का मतलब यह है कि नौकरी के लिए जो पत्र हम लिखते हैं उसे आवेदन पत्र कहते हैं।
आजकल जो नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखे जाते हैं वे प्रपत्रात्मक शैली में लिखे जाते हैं, जिसमें सारा डाटा जो होता है, सारा परिचय सब आंकड़ों के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, शब्दों में लिखा जाता था पहले। शब्दों में लिखने से क्या है कि आंकड़ों को समझने में थोड़ी परेशानी होती थी, इसलिए आजकल प्रपत्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सारा ब्यौरा, सारी जानकारी आंकड़ों के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि व्यावसायिक पत्र इतने नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको उसके बारे में चर्चा नहीं कर रही हूं। अगर जरूरत पड़ी औपचारिक पत्रों से संबंधित आपको किसी और पत्र के विषय में अगर समझना है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो जो आवेदन पत्र होते हैं इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से होते हैं, जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न कुछ इस प्रकार हो सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूं कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड नई दिल्ली के सचिव को लिपिक पद भर्ती हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि पत्र किसको लिखना है, यह बात, और विषय क्या होगा, यह दोनों बातें आपके प्रश्न में होंगी। मैंने जो आपको प्रश्न बोला वो क्या था कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड नई दिल्ली के सचिव को लिपिक पद भर्ती हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो दोनों बातें आपको मिल गई कि आपको बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड नई दिल्ली के सचिव को पत्र लिखना है, और किस विषय पर लिखना है कि वहां पर जो भर्ती है लिपिक पद के लिए, क्लर्क पद की भर्ती के लिए वहां पर जगह खाली है और उसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे सचिव महोदय बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड नई दिल्ली। यह आपके प्रश्न के अनुसार होगा जो आपको कहा जाएगा लिखने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर ऐसा समझा रही हूं। ठीक है, फिर आप अपना विषय लिखेंगे, किस विषय पर आपको किस भर्ती है, जैसे शिक्षक की भर्ती खाली या क्लर्क की भर्ती खाली या मैनेजर की भर्ती कोई खाली है जहां पर आप आवेदन करने जा रहे हैं, तो जो विषय होगा आप उस विषय को लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना होगा। आप किस वेबसाइट से वो लिंक आपको मिला है जहां पे वो मतलब आवेदन करने के लिए मिला, या फिर किसी समाचार पत्र से आपको मिला है, तो जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं। 2 लाइन हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे कि महोदय, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रही हूं। जैसे हम एक समाचार पत्र का नाम ले लेते हैं, नवभारत टाइम्स अगर मैं बोलती हूं, महोदय हिंदी के समाचार पत्र नवभारत टाइम्स के पृष्ठ संख्या 4 पर विज्ञापन क्रमांक संख्या 8 के अनुसार लिपिक पद भर्ती हेतु मैं प्रीति पांडे, आप अपना नाम लिखेंगे, मैं प्रीति पांडे आवेदन करती हूं। मेरा परिचय और शैक्षणिक योग्यताएं इस प्रकार हैं। अब जो सारी बातें हैं वह आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, अपनी जन्म तिथि और एड्रेस। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप अपने एग्जामिनेशन हॉल से इस प्रकार का कोई भी पत्र लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखने के बाद पिता का नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, ये सब कुछ इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना नाम लिखें, उसके बाद आप लिखेंगे परीक्षा भवन, केंद्र का नाम, डेट, बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, हालांकि मैं आपको ये जो बता रही हूँ क्योंकि आवेदन पत्र में ये सारी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल से लिखेंगे तो आप सिर्फ परीक्षा भवन और केंद्र का नाम और स्थान का नाम और डेट लिखेंगे। ठीक है, फिर शैक्षणिक योग्यताएं। अब अगर आप अभी 10 के स्टूडेंट हैं तो आपको इसकी जानकारी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो आप उनसे बात कीजिएगा, अगर वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते होंगे तो उनको ये सारी बातें पता है। ठीक है, अब जो ब्यौरा दिया जाता है तो कुछ इस प्रकार का एक पूरा ढांचा तैयार करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले एक कॉलम होगा कक्षा, फिर बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष,
प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत। अब जो कक्षा में है उसमें अब यहां से आप पूरा ब्यौरा लिखना शुरू करेंगे। एक एक कॉलम पूरा बना होता है। जैसे कक्षा 10, बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण की है, जैसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड, आप बोर्ड का नाम लिखेंगे। किस वर्ष में पास की है, 2020, 2019, जो भी। प्राप्तांक, आपको कितने मार्क्स मिले हैं। पूर्णांक, कितने में मिले हैं, जैसे आपको 400 नंबर मिले हैं, 600 का पूर्णांक है, इस प्रकार। फिर कितना परसेंटेज उसका निकलता है, यह बातें। इसी प्रकार आपके पास जितनी भी आपकी डिग्रियां हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे 10th है, 12th है, फिर आप बीएससी किए हैं, बीए किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो सबका आप यहाँ डिटेल में भरते जाएंगे। कक्षा, किस क्लास में, और अपने बोर्ड का नाम, किस वर्ष में आपने परीक्षा उत्तीर्ण की, प्राप्तांक, कितने मार्क्स मिले हैं, कितना पूर्णांक है और कितना प्रतिशत है, वो सारा डाटा यहाँ पर आंकड़ों के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है। फिर आता है अनुभव। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। जैसे आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, तो आपको किस जॉब में कितने साल का क्या एक्सपीरियंस है वह आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। और आपको एक्सपीरियंस लेटर भी देना होता है। आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ के अधिकारी, वहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग अधिकारी होते हैं, वो आपको जब आप वहाँ से छोड़ते हैं अपनी जॉब, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर आप मांगेंगे तो आपको एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है। ठीक है। फिर आप एक लाइन में लिखेंगे अपनी बातों को आगे रखते हुए कि अतः आशा है कि, या अतः मैं उम्मीद करती हूं कि आप मुझे साक्षात्कार का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे ताकि मैं अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का परिचय दे सकूं। ठीक है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू को कहा जाता है। ठीक है। फिर आप धन्यवाद लिखेंगे। फिर आवेदक। आवेदक, जैसे मैं आवेदन कर रही हूँ किसी नौकरी के लिए तो मैं आवेदक हूँ। मैं अगर बैंकिंग सेवा के लिए लिपिक पद भर्ती है तो मैं आवेदन कर रही हूँ, मेरा नाम प्रीति पांडे है, मैं आवेदक हूँ। अब आवेदक लिखने के बाद फिर क्रमशः आप अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है। और आपको पता ही है कि आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, यह फॉर्मेट बताया जा रहा है कि इस प्रकार सारी बातें लिखनी होती हैं। पर आप क्या लिखेंगे, नाम लिखने के बाद परीक्षा भवन, केंद्र का नाम, दिनांक। ठीक है। ये फिर एक पॉइंट होता है संलग्न। ठीक है। संलग्न का मतलब यह है कि आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए भी कहा जाता है। यह आप लिखेंगे, छोड़ दीजिए, अगर नहीं भी लिखते हैं आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पूरा फॉर्मेट में आता है। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स मांगा जाता है। जैसे आपके जो भी क्वालिफिकेशन, इनकी फोटोकॉपी आपसे मांगी जाती है। ठीक है। जैसे क्लास 10 है, 12th है, ग्रेजुएशन है, बीएड है, बीएससी है, आपने जो भी किया है, जो भी आप यहाँ पे ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे उस सबका सर्टिफिकेट प्लस चरित्र प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस है तो कुछ अनुभव है तो अनुभव लेटर। ठीक है। एक्सपीरियंस लेटर, साथ ही अगर कुछ कास्ट से संबंधित है तो जाति प्रमाण पत्र। इस प्रकार कई सारे प्रमाण पत्र को सम्मिलित करने के लिए भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर संलग्न लिखेंगे। फिर जो जो आप सम्मिलित कर रहे हैं उन सबका आप यहाँ पर ब्यौरा देंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट, कौन कौन से प्रमाण पत्र आप सबमिट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका आवेदन पत्र। मैंने आपको कहा है कि व्यावसायिक पत्र इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं कर रही हूं। तो ये हो गए आपके औपचारिक पत्र के, ये प्रार्थना पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र और आवेदन पत्र। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र के विषय में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। बाय बाय।